Hey everyone, this is Anuja Adhik. I secured 691 marks in NEET UG 2024 and I got 175 out of 180 in chemistry. In this video, I'm going to share my chemistry strategy, and by the end of this video, I'm sure that you will learn a lot of things. So watch till end without skipping even a single part of this video. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर बच्चों की केमिस्ट्री से प्रॉब्लम ही क्या है एंड व्हाई डू दे सफ़र अ लॉट इन दिस सब्जेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो केमिस्ट्री एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है एंड वी कांट नेग्लेक्ट इट। वी कांट जस्ट से कि केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है और हम केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं होती। दे प्रायोरिटाइज क्रैबिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड थिंग इज दे स्किप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, थिंकिंग कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केवल एनसीईआरटी से ही करनी है और अगर हम किसी टीचर को फॉलो नहीं करेंगे देन ऑल्सो इट विल बी सफिशेंट। और क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे कैलकुलेशन के टाइम कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, तो विदाउट रिविजन यू कांट एस इन दिस सब्जेक्ट। तो अगर किसी बच्चे के टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं है तो अब तो मेरी केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ये नहीं सोचते कि यार वो रिविज़न नहीं करते हैं। रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट एंड मैनी स्टूडेंट्स डोंट डू इट। तो ये भी एक बच्चों की बहुत बड़ी मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है कि बच्चों को बेसिक वैल्यूज़ याद नहीं है, जैसे मोलर मासेस, ये सब बच्चों को याद नहीं है। और क्या होता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में बच्चे न्यूमेरिकल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और थ्योरी को सोचते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री में थ्योरी तो आ ही नहीं सकती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि दे डोंट नो द करेक्ट प्रोसीजर टू रीड एनसीईआरटी। सो इन दिस वीडियो मैं अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगी एंड बाय द एंड ये ऑल सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज से पहले एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो हमें हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। दैट इज़ सबसे पहले लेक्चर अटेंड करना है, देन नोट्स हमें रिवाइज करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो मॉड्यूल से हो या कोई रेफरेंस बुक से हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करने हैं, देन PYQs करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी नहीं करनी है, उसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ही करने हैं, वो मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इमेजिन कि तुम एक घर बना रहे हो, तो उस घर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? उसके पिलर्स, क्योंकि पिलर्स के कारण ही घर स्टैंड करता है। वैसे ही किसी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बेसिक्स, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बेसिक चैप्टर्स जो है मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तुम्हें ये बेसिक चैप्टर्स पढ़ने हैं और जो भी अगर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी होती है तो वो भी सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये पढ़ना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करने होते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स। अब प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करने हैं और कहाँ से करने हैं ये मैं बाद में चल के बताऊँगी। अभी मैं ये बताती हूँ कि आखिर हमें एनसीईआरटी कितने बार पढ़नी है भी या नहीं, और अगर पढ़नी भी है तो कैसे पढ़नी है। तो देखो, एनसीईआरटी हमें फिजिकल केमिस्ट्री की केवल एक बार पढ़नी है, बट हमें एक बार जब हम पढ़ेंगे इतने अच्छे से पढ़नी है कि हम इजीली उससे हमें पर्टिकुलर सेक्शंस, पर्टिकुलर चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाएँ। क्या क्या सेग्रीगेट करना है अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो होता है इसका इंट्रो। तो इंट्रो में तुम्हें क्या क्या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, तुम्हें वो सेग्रीगेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पेज है। अब जब तुम इसके इंट्रो को पढ़ोगे इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं लाइक जर्मन सिल्वर। अब किसी कॉमन मैन को लगेगा कि यार जर्मन सिल्वर में तो ना सिल्वर होगा, बट ऐसा नहीं है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी इतनी इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर और क्या हो सकता है कि ये सोडियम फ्लोराइड रैट पॉइजन की तरह काम आता है, ये भी हमें एनसीईआरटी से पता चलता है। अब मे भी ये नीट में क्वेश्चन ना आए और आज तक आया भी नहीं है, बट अगर कभी आ जाए तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड से आ गया। इसीलिए तुम इन पॉइंट्स को सेग्रीगेट कर लो। अब या तो तुम अलग से बुक में साइड में लिख लो या फिर अलग से इसकी फैक्ट शीट या फॉर्मूला शीट बना लो। देन इंट्रो के बाद तुम्हें क्या करना है? टेबल्स और डायग्राम्स या ग्राफ। तो टेबल, डायग्राम या ग्राफ से तुम्हें पूरी की पूरी कॉपी नहीं करनी है, ना ही उसके वैल्यूज़ याद रखने हैं। तुम्हें उसके जो तुम्हें ट्रेंड समझ आ रहा है वो या तो वो नोट करना है, या फिर उस टेबल से तुम्हें क्या कंक्लूजन मिल रहा है तुम्हें वो नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन सॉल्यूशंस चैप्टर का एक टेबल है। अब इसमें जब तुम ऑक्सीजन का डाटा देखोगे अलग अलग टेम्परेचर पे, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार जब टेम्परेचर बढ़ता है तब KH की वैल्यू बढ़ती है। अब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ रही है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखा है, बट ये टेबल में गिवन है, इसीलिए तुम्हें ये चीज़ अलग से नोट करनी है। नेक्स्ट थिंग आती है एनसीईआरटी के बॉक्सेस। तो बॉक्सेस अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते पहली बात तो, बट स्टिल तुम्हें इन बॉक्सेस में अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिखता है तो तुम्हें वो भी नोट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक बॉक्स है
और ये जो फॉर्मूला इधर दे रखा है, ये फॉर्मूला केवल एनसीईआरटी में लिखा है, ये तुम्हें पीवाईक्यूज़ में कहीं पर भी नहीं है और ना ही मेरे कोचिंग मॉड्यूल में भी ये नहीं था, ये केवल इसी जगह लिखा है। इससे नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा लेस हैं। और बट इससे एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, बट नीट में आने के एकदम 0% और बहुत ही कम बेसिकली चांसेस है। बट स्टिल तुम ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो। अब तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक बार एक फॉर्मूला तो नोट कर ही सकते हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला नोट करना है। और क्या नोट करना है, अब इसके बाद आती है फैक्ट। तो अगर एनसीईआरटी में कोई अलग फैक्ट है तो तुम्हें उसको भी नोट कर लेना है अलग फैक्ट शीट से। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस चैप्टर में देखो, इस फैक्ट को देखो। अभी इसमें ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन भी नीट में तो नहीं आया है, बट अगर ये कभी आ जाए तो स्टिल तुम नहीं कह सकते हो कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, तो इसीलिए एक बार फैक्ट शीट में इसको भी नोट कर लो। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से सेग्रीगेट करना है। अब तुम्हें इन चीज़ों को करना क्या है, सबसे पहले तो तुम दो चीज़ें बनाओगे, एक फॉर्मूला शीट और एक फैक्ट शीट। फॉर्मूला शीट में क्या करोगे, जो भी तुम्हारे नोट्स में फॉर्मूले लिखे हैं वो नोट करोगे। और कौन से फॉर्मूले नोट करोगे, अगर एनसीईआरटी में कोई अलग फॉर्मूला दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल किया बॉक्स में जो अलग फॉर्मूला था वो नोट करोगे। और कोई ग्राफ बना दोगे और कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे 2-3, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में काम आए। और तुम्हें ट्रेंड या किसी चीज़ का कंक्लूजन लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इक्विलिब्रियम चैप्टर की फॉर्मूला शीट थी, तो एक बार तुम ये देख के समझ सकते हो। मैंने इसमें टेबल भी बना रखे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब हम टेबल और फ्लो चार्ट बनाते हैं तब हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें करना है फॉर्मूला शीट में। फिर हमें क्या बनाना है, फैक्ट शीट। फैक्ट शीट में क्या लिखेंगे, कोई अलग फैक्ट जो केवल एनसीईआरटी में ही है और कहीं पर भी नहीं है, तो वो हमें फैक्ट शीट में नोट करना है। तो हमें यही दोनों चीज़ों का काम होगा और इन्हीं दोनों चीज़ों को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बार बार रिवाइज करना है। फॉर्मूला शीट और फैक्ट शीट हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही बनानी है, वो भी तब जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई हो किसी चैप्टर की। और बहुत दिनों बाद नहीं बनानी, जस्ट कोई चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे उसके बाद ही करनी है। तो हमें एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार लगानी है और फैक्ट शीट और फॉर्मूला शीट की रीडिंग जितने बार भी हम लगा सकते हैं उतने बार तो लगानी है। और हमें क्लास नोट्स भी 2 से 3 बार पढ़ने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में और अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये डिस्कस कर देंगे आखिर हमें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे वो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे और पीवाईक्यूज़ थे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे। मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे। पीवाईक्यूज़ भी यू कैन से 10 to 15 ईयर्स के तुम्हें करने चाहिए। और एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, देखो वैसे तो हमें एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का आइडिया होना ही चाहिए, बट जो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज का लेवल है वो नीट के लेवल का थोड़ा सा हायर है। बहुत लोगों को ये लग सकता है कि एनसीईआरटी तो सबसे ईजी है, नीट से भी ईजी हो गया एनसीईआरटी, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस है इक्विलिब्रियम चैप्टर का तुम एक बार देखो, तब जाके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये जो एक्सरसाइज है ये नीट लेवल से भी थोड़ा हायर ही है। इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज मेक श्योर दैट यू नो द मेथड। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और ज़रूरी भी नहीं है कि तुम एकदम एंड आंसर तक पहुँचो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम्हें सारे फॉर्मूले क्लियर हो, प्लस तुम्हें मेथड आ रहा हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और तुम्हें सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करने हैं एनसीईआरटी की और इन टेक्स्ट भी करनी है। ये डायरेक्टली नीट में आ सकते हैं और आए भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। देन अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि आखिर कैलकुलेशन कैसे करें, और बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है। तो देखो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करने का बेसिक स्टेप यही है कि हमें फॉर्मूला शीट बार बार रिवाइज करने हैं। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो एकदम फार्मूला बेस्ड है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम फार्मूला बेस्ड, बहुत ईजी, एकदम फार्मूले में डाटा फिट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करना है। तो पर्टिकुलर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको मैं सबसे पहले पूरा अच्छे से एनालाइज करूँगी और मेन आकर वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको अपने दिमाग में बिठाऊंगी। फिर उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़े होंगे उनको मैं याद करने की कोशिश करूँगी। फिर क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा उन डाटा को मैं उन फॉर्मूले में फिट करूँगी, जो फॉर्मूला फिट बैठ जाए उससे आंसर आ ही जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में नहीं होता जो एनसीईआरटी के या फिर बेसिक फॉर्मूले के बियॉन्ड पूछा जाए या फिर बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिला के पूछा जाए, ऐसा नीट में तो नहीं होता है। बहुत इजी आता है नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतने ही तुम एक्सपर्ट हो जाओगे इन कैलकुलेशंस में। और जब तुम्हें कोई कैलकुलेशन पूरा आ जाता है तो मेक श्योर करो कि तुम्हें वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है केवल एक मिनट ही लग रहा हो, 1 से 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो उससे ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश करो। देन इसके बाद हम बात करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस की। तो आखिर इनको मैंने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले तो असर्शन रीजन क्वेश्चन डिमांड्स कंसेप्ट क्लैरिटी। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन में सबसे पहले तो कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, इसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। असर्शन रीजन में एक तो होता है असर्शन और एक होता है रीज़न। मेरा क्या अप्रोच रहता था, 2 अप्रोच रहते थे।
एक तो जो बेसिक टाइप के एजर्शन रीज़न आते थे उसमें बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब दोनों ही ट्रू हो और द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी एक ट्रू एक फॉल्स तो वो तो ईजिली तुम कर ही लोगे। तो जो फर्स्ट अप्रोच मेरा ये रहता था कि मैं एजर्शन हो गया उसके बाद बिकॉज लगा के रीज़न फिट करती थी। अगर फिट आ जाता तो मतलब रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सेकेंड अप्रोच मेरा ये रहता था कि अगर मैं रीज़न में कुछ छोटी मोटी चेंजेस करूं और अगर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट एजर्शन में पड़ रहा है, दैट मीन्स रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये मेरा सेकेंड अप्रोच रहता था। और तुम भी इन दोनों अप्रोच को यूज़ करोगे देन आई एम श्योर कि एजर्शन रीजन तुम कर ही लोगे। अब एजर्शन रीजन को हमें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। फॉर एग्जांपल ये नीट में क्वेश्चन आया था 2023 में। अब ये जो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला स्टेटमेंट है तो ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर तुम इस क्वेश्चन को गूगल करोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि एक रिएक्शन तो है जिसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो। इसीलिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसीलिए एजर्शन रीजन को पहले तो उसका कंसेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को सोचो। यही होता है एजर्शन रीजन का अप्रोच। मैं देन बताती हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको तो स्किप करना है, एमसीक्यूज करने हैं और मैच द कॉलम होगा तो वो करना है, स्टेटमेंट्स करने हैं और एजर्शन रीजन होगा तो वो सब करना है। बेसिकली वी हैव टू नेग्लेक्ट दी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिकॉज वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्सपेक्टिव से एमसीक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एमसीक्यूज है ना वो भी बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसलिए नीट में आने के चांसेस इनके भी कम है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार इनको ज़रूर करके जाओ। और हमें एनसीईआरटी की जो थ्योरी लिखे होते हैं उनमें बहुत फोकस करना है। अब नीट 2024 ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम खुद ही देखो सेक्शन ए से कितने सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फॉर एग्जाम्पल these are the questions that came in NEET 2024 एग्जामिनेशन। अब ऑब्वियसली तो मैंने बिना एनसीईआरटी के भी सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं तो व्हाई नॉट रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस। इट्स नॉट लाइक कि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स और थ्योरी लगभग बराबर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। Then I'll talk about organic chemistry and inorganic chemistry in my next video because video already लंबी हो चुकी है. So till then subscribe my channel, hit the like button and share it to your friends. Thank you so much.